guys, welcome back to my channel. So today we will do class 12 political science, the end of bipolarity, complete revision plus new lecture. Understanding the fall of the 20th century, greatest empire. So let's start with the recap and then with the today's lecture. So let's start with the now, without wasting a single minute, let's move on to the recap and then today's lecture. So, revision summary part 1. Quickly recalling the foundation of the Cold War and the Soviet system before we dive into final collapse. Okay, so let's start with the recap. Okay, so what was bipolarity? Okay, I will make you understand with a story and then we will read this. Okay, so see what happened. Firstly, there was USA and USSR. ठीक है, तो ये पूरा जो अपना चैप्टर वो USSR पे बेस्ड है. ठीक है, तो USA and USSR आर टू कंट्रीज. ओके, तो यूएसए और यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसए और यूएसएसआर जो थे, मतलब अब देखो यूएसएसआर में है तो मैं आपको यूएसएसआर के बारे में बताती हूँ. यूएसएसआर में मोनार्की चल रही थी. क्या चल रही थी? मोनार्की चल रही थी यूएसएसआर में. तो जो मोनार्की चल रही थी यूएसएसआर में, किंग था. तो ये सारे लोग जो थे वो परेशान हो गए थे किंग से. अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया. ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1917 में और रशिया बॉर्न हुआ 1917 में. ठीक है, अब यूएसएसआर जो था, अब उसके पीपल ने क्या करने चालू किया? प्रोटेस्ट करना चालू किया कि हमें चाहिए सोशलिज्म. हमें क्या चाहिए? सोशलिज्म. क्या चाहिए? सोशलिज्म. ठीक है, अब उन्होंने किंग को ओवरथ्रोन किया. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने किंग को ओवरथ्रोन किया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी प्लस सोशलिस्ट पार्टी है. कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया कि नो. ठीक है, तो क्या हट गया? तो किंग ओवरथ्रोन हो गया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई. कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी आ गई. सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी आ गई. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अब बोला कि एक्सेप्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं आनी चाहिए. ओके, ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब लोग, अब ऑब्वियसली चीज़ शुरू में अच्छी लगती है, बाद में बेकार लगना चालू हो जाती है. तो अब क्या हुआ? हमने ये भी देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसका वॉर था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के टाइम का वॉर था. हिटलर के टाइम का वॉर था. अब हिटलर ने बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो अपने कैप्चर में ली हुई थी, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया और सारी. तो हिटलर ने जो कंट्रीज थी वो अपने कैप्चर में की हुई थी. अब हिटलर ने जो कंट्रीज थी अपने कैप्चर में की हुई थी, अब वो रशिया को भी कैप्चर करना चाहता था, पर रशिया बहुत पावरफुल था, तो जिससे वो रशिया को कैप्चर नहीं मतलब करने से पहले उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया उसने. क्यों? क्योंकि रशिया बहुत पावरफुल था, इसलिए वो तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया. तो जब उसने अपने आप को सुसाइड किया तो जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो जो क्रेडिट जाता है वो किसके पास जाता है? रशिया के पास क्रेडिट जाता है. तो रशिया जो भी उसके पास पोलैंड और ये सारी जो कंट्रीज थी वो रशिया ने अपने, मतलब यूएसएसआर में जोड़ ली. ठीक है, अब यूएसएसआर में उसने जोड़ ली रशिया ने. फिर हमने ये देखा जो उसका फैसिस्ट फोर्स था वो हटा के, मतलब जो हिटलर की आर्मी थी उसको हटाकर रशिया ने जो कंट्रीज थी वो अपने कब्जे में ले ली, उसको रिपब्लिक घोषित करवा दिया. ठीक है, फिर हमने देखा यूएसए और यूएसएसआर. यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था. किसके अगेंस्ट? यूएसए के अगेंस्ट. और यूएसए ने नेटो बनाया था यूएसएसआर के अगेंस्ट. अंडरस्टूड? ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा वॉर्सो पैक्ट कब हुआ था. ये एमसीक्यू आ सकता है. तो वॉर्सो पैक्ट कब हुआ था? 1955 में हुआ था वॉर्सो पैक्ट. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने फिर यूएसएसआर के कुछ नेगेटिव्स देखे, कुछ पॉजिटिव्स देखे. तो कुछ नेगेटिव्स में पॉजिटिव्स में हमने देखा कि मतलब जो यूएसएसआर का हुआ है उसके पास ऑयल, स्टील, आयरन, ये सारी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोल और ये सब.
तो ऑयल, स्टील और आयरन। दूसरा पॉजिटिव चीज़ थी ये कि वो हेल्थ एजुकेशन और मतलब हेल्थ एजुकेशन, चाइल्ड केयर नेसेसिटीज़ जो भी इंक्लूड होंगे, हेल्थ और ये सब वेलफेयर स्कीम सब पे ध्यान दे रहा था। ठीक है। तीसरी चीज़ कि मतलब उसके पास मशीनरी, मतलब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी पर मशीनरी उसके पास थोड़ी अच्छी थी। मशीनरी प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोट एरिया। मतलब कि ठीक है। तीसरी ये थी कि अगर आप सबसे रिमोटेस्ट एरियाज में जाओगे ना, सबसे बैकवर्ड एरियाज में भी जाओगे तो वहाँ पे रोड बनी हुई है, वहाँ पे आपको रोड बनी हुई मिलेगी। तो सबसे तीसरी चीज़ ये थी। चौथी चीज़ ये थी कि कार से लेकर पिन तक आपको सारी चीज़ें मिल सकती है यूएसएसआर में। कार से लेकर पिन तक कुछ भी मांगो मिल जाएगा। क्वालिटी मैच नहीं करती थी कि मतलब क्वालिटी मैच नहीं करती थी वेस्टर्न कंट्रीज से, पर जो चाहिए आपको मिल जाता था। ये 4 चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें। पर अब नेगेटिव चीज़ें, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, नहीं इसमें ही है कि देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास एम्प्लॉयमेंट थी। सब लोग काम करते थे जिससे उनको पैसे मिलते थे, 2 वक्त की रोटी भी मिलती थी। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी ना, मतलब जो कौन थी, सोवियत गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, उसने सारी प्रॉपर्टी, सारी इंडस्ट्रीज अपने हाथ में हथिया ली थी। सो जो स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम द ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट्स। ठीक है। अब फिर हमने देखा नेगेटिव में हमने क्या देखा? नेगेटिव में हमने देखा ब्यूरोक्रेटिक देश हो गया था वो पूरा, ऑथोरिटेरियन हो गया था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गई थी उसमें, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी। और क्या? लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ स्पीच, अगर कोई बोला वो ऊपर चढ़ा जाएगा। फिर आता है मोस्ट इंस्टीट्यूशंस वांटेड रिफॉर्म्स। तो ये 3 चीज़ें थी जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो मतलब नेगेटिव थी यूएसएसआर। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि जो यूएसएसआर है वो जो भी उसको डिसीजंस लेने होते हैं या जो भी चीज़ करनी होती है या जो भी एरिया बढ़ाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो रशिया में ही जाकर डिस्कस करते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारे उस पर तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है। ये भी हुआ। फिर ये भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा था कि आर्म्स रेस में हमने ये देखा था कि यूएसएसआर ने, मतलब यूएसए ने 4 बॉम्ब लिया तो यूएसएसआर ने भी 4 बॉम्ब ले लिया। यूएसए ने 2 वेपन्स लिए तो यूएसएसआर ने भी 2 वेपन्स ले लिए। ऐसे हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि जो यूएसएसआर था वो लैक्ड इन टेक्नोलॉजी। यूएसएसआर जो था वो टेक्नोलॉजी में लैक करता था, पर यूएसए उसके पास बहुत तगड़ी वाली टेक्नोलॉजीज थी। अब क्या हुआ? अब एक बार जब अब वो डिफेंस पे ध्यान देने लग गया। उसने क्या किया? अपनी फोर्स को, यूएसएसआर ने अपनी फोर्स को कहाँ भेजा? अफगानिस्तान भेजा। यूएसएसआर ने जब अपनी फोर्स को अफगानिस्तान भेजा तो उनका खाना, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, कहाँ वो जो ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं ना, कहाँ वो प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ क्या होगा, तो वहाँ वो सब अरेंजमेंट करनी थी। तो ऑब्वियसली पैसे लगेंगे उसके लिए, तो उसने डिफेंस में ज़्यादा ध्यान करने लग गया, तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया। तो उसने डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान लग दिया क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी। तो वो चाहते थे कि यूएसए और यूएसएसआर एकदम सेम लेवल पे आ जाए, पर अब वो डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान लग गया तो लोगों को वही कि भाई अब गंदा हो रहा है ये देश, भाई बहुत वो हो रहा है। 2 वक्त की रोटी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही, हेल्थ केयर, ये सब नेसेसिटीज़, चाइल्ड केयर, जो भी लीव्स है वो सब भी नहीं मिल रही, 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल रही। तो भाई अब क्या किया? अब ये दिस लेड टू द शॉर्टेज इन द कंज्यूमर फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर। मतलब लोग वो यूएसएसआर बाहर से खाना मंगवाने लगा। अब वो कितने समय तक मंगवाएगा भाई?
पैसे भी हैं, पैसे भी कभी कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही ना, तो बस वो ख़त्म हो गए और जो 1970s तक स्टैगनेंट हो गया, डिक्रीज होने लगा, जो भी पॉजिटिव्स थे वो भी नेगेटिव्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था, फिर हमने इसका ओवरव्यू देखा था। ओवरव्यू में हमने ये देखा था कि बर्लिन वॉल, अब हमने देखा जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी एक वेस्ट जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी सोशलिस्ट और वेस्ट जर्मनी थी कैपिटलिस्ट। तो जो ईस्ट जर्मनी थी उसमें बर्लिन वॉल भी आता, तो बर्लिन वॉल को भी डिवाइड किया ईस्ट और वेस्ट में। तो जो ईस्ट था, वेस्ट था या ईस्ट था, ईस्ट जो था वो किसके पास, वो था कैपिटलिस्ट के पास। अब जब वो बर्लिन वॉल गिर गई, मतलब वॉर समाप्त हो गई, वॉर खत्म हो गई, मीन्स यूएसए जीत गया। यूएसए क्या हुआ, यूएसए मीन्स यूएसए, हाँ, फिर हम यूएसए जीत गया, यूएसएसआर हार गए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के क्या थे जो, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना चालू किया, और अब लोग ही चाहते थे कि वो यूएसएसआर में नहीं रहे, क्योंकि यूएसएसआर और बर्बाद हो रहा था, तो इसलिए वो चाहते थे कि यूएसएसआर में अब नहीं रहे, यूएसएसआर से बाहर आ जाए। तो इसलिए जिससे बर्लिन वॉल गिर गई और जिससे वॉर समाप्त हो गया, वॉर ख़त्म हो गया और यूएसए जीत गया। एक और बात थी, क्या थी, यूएसएसआर जीत गया था, है ना, यूएसएसआर तो जीत गया, ठीक है, तो यूएसएसआर जीत गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। हाँ, और ये भी बताना था कि जैसे अगर मानो कि ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो सी, ये डिवाइडेड है, इट्स ईस्ट यूरोप एंड इट्स वेस्ट यूरोप, ठीक है, वेस्ट। अब जो था ना, क्या था, और यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे यूएसएसआर है, ठीक है, ओके, यू है ना, वी नहीं है, वो यू है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहाँ हुआ? सबसे पहले प्रोटेस्ट ईस्ट यूरोप में हुआ। वाई? क्योंकि ये वेस्ट के बहुत करीब था। जब इन लोगों ने देखा कि, जब इन लोगों ने, ईस्ट के लोगों ने देखा कि मतलब कैपिटलिस्ट पास पास ही था, वेस्ट और ईस्ट पास में था, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है यार, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, और हमारे देखो और डूब रहा है, इतना अच्छा था पहले अब और डूब गया। तो सबसे पहले किसने प्रोटेस्ट चालू की? सबसे पहले प्रोटेस्ट ईस्ट वालों ने चालू की, फिर इनको देखा देखी इधर चालू हुई प्रोटेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीडम ईस्ट यूरोप को मिली, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो पता है आपको क्यों प्रोटेस्ट चालू की? उसका मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि ये वेस्ट के बहुत करीब था, तो ये लोग देख सकते थे कि वेस्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट चालू करवा दिया, इनको कैपिटलिस्ट चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड ना। फिर हमने ये भी फिर हमने अभी ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोल्ड वॉर खत्म हो गया था बर्लिन वॉल के गिरने से। ग्लोबल पॉलिटिक्स, व्हाट वाज बाइपोलैरिटी? ग्लोबल पॉलिटिक्स, a system where power is concentrated in two primary centers. What, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज बाइपोलैरिटी, क्योंकि एमपी बोर्ड में यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज बाइपोलैरिटी में लिखेंगे a system where power is concentrated between two primary centers. Understood? The Cold War, a period of, देखो कोल्ड वॉर क्या था, पीरियड ऑफ टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, मतलब 1945 से 1991 तक। वाई कोल्ड? नो डायरेक्ट मिलिट्री वॉर ड्यू टू म्यूचुअल डिफरेंसेस, फियर ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर, मतलब दोनों पावरफुल थे ना, दोनों पावरफुल देश थे यूएसए और यूएसएसआर, तो न्यूक्लियर डिस्टिंक्शन ना, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से तो पूरा, अगर एक बार फेंक दिया तो वो पूरा ही उड़ जाएगा, तो इसलिए कोल्ड, इसलिए आइडियोलॉजीज की वर्ड छिड़ी, ना कि हॉट, डायरेक्ट नहीं छिड़ी, नहीं तो यूएसए तो पूरा ही उड़ जाता, यूएसए साथ भी उड़ जाता पूरा। अलायंसेस मैंने आपको बताया था कि नेटो लेड बाय द यूएसए एंड वार्सो पैक्ट लेड बाय द यूएसएसआर।
नेटो किसने बनाया था? यूएसए ने, और वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब और यूएस ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ कि वॉर्सो पैक्ट कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी डेट, तो वो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको ये शायद बता दिया था। सेकेंड वर्ल्ड आपको पता होगा। सेकेंड वर्ल्ड उस वर्ल्ड को बोलते हैं, देखो सेकेंड वर्ल्ड हम उसे बोलते हैं जो कैसे बताऊँ, सेकेंड वर्ल्ड हम उसे बोलते हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है, जो 19th एंड 20th सेंचुरी में सोशलिस्ट को मानता है। तो 19th और 20th सेंचुरी में किसको मान रहे थे? जो यूएसएसआर था वो 19th और 20th सेंचुरी में वो सोशलिस्ट को मान रहा था, तो इसलिए उसको सेकेंड वर्ल्ड बोला। और यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि वो 19th और 20th सेंचुरी को 19th और 20th सेंचुरी में कैपिटलिस्ट को मान रहा, कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड बोला है। तो सेकेंड वर्ल्ड in socialist ideology inspired by 1917 Russian revolution aimed for an egalitarian society, equal रहना था, तो egalitarian society, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। State control, no private property, the state and the Communist Party planned everything। State और Communist Party के पास सारा प्लान सारा था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। और मैंने आपको ये बताया था लैंड इंडस्ट्री सब स्टेट के पास थी या कम्युनिस्ट पार्टी के, गवर्नमेंट ने ले ली थी। कमांड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल प्रोडक्शन, मतलब स्टेट कंट्रोल करता था प्रोडक्शन फ्रॉम पिंस टू कार, विच टोटल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ठीक है, अब स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूएसएसआर, क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी यूएसएसआर की हमने पढ़ा था। नेगेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ यूएसएसआर, एवरी वेल्थ, एनर्जी वेल्थ, मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल, आयरन एंड स्टील। मैंने बताया था कि मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल, स्टील, आयरन के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वास्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वास्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रीचिंग रिमोट एरियाज। मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप जाओगे ना बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे भी जाओगे आप, वहाँ पे भी आपको रोड बनी हुई मिलेंगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। वेलफेयर स्टेट, गारंटेड मिनिमम स्टैंडर्ड, गारंटेड था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्री हेल्थ, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, सब था उधर। पर वो बाद में उन्होंने डिफेंस में ध्यान देकर और उसको गिरा दिया। एम्प्लॉयमेंट, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट एज द स्टेट मैनेज ऑल लेबर, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सारे लोग काम कर रहे थे, सारे लोग, जो स्टेट था वो मैनेज करते थे सारे लेबर्स को। ये देख रहे हो, जैसे आपकी फोटो में देखो, सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारे लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिखाइल गोर्बचेव जी आए लास्ट अटेम्प्ट में। इन 1985 मिखाइल गोर्बचेव इंट्रोड्यूस 2 रेडियल पॉलिसीज, सेव द फॉलोइंग फेलिंग सिस्टम। क्या हुआ, मैंने आपको अब फिर हमने ये भी पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन, गोर्बचेव जी कैसे आए ये सब। तो गोर्बचेव जी आए 1985 में, सोवियत यूनियन इन 1985। ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी गोर्बचेव। तो गोर्बचेव 1985 में आए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1985। गोर्बचेव के एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 रिफॉर्म्स के नाम थे। एक तो मैं भूल रही हूँ बार क्या था एक, हाँ, तो उसने एक पेरेस्ट्रोइका एंड दूसरा था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग एवरीथिंग, और ये ग्लासनोस्ट मतलब कि ओपननेस, मतलब डेमोक्रेसी है, फ्रीडम टू स्पीच, एवरीथिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लिखा है इसमें पेरेस्ट्रोइका, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोड्यूसिंग मार्केट एलिमेंट्स। क्या है पेरेस्ट्रोइका? क्या है? इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग मतलब इंट्रोड्यूसिंग मार्केट एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो पेरेस्ट्रोइका एक इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर, फिर से रिस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग मार्केट एलिमेंट्स।
ग्लासनोट क्या है? पॉलिटिकल ओपननेस, मतलब फ्रीडम टू स्पीच एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये ओपननेस तो क्या है? एक पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोट, ठीक है, एक रीस्ट्रक्चरिंग और एक ओपननेस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें टुडेस लेक्चर। हाँ, ये भी हुआ था कि मैंने आपको इसमें ये बताया था कि ये जब हुआ, मतलब जो क्या बोलते हैं, ये गौरबच्चन जी जब आए थे, तो गौरबच्चन जी जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये रिफॉर्म्स लाए थे। इनका आइडियोलॉजी क्या था? इनका आइडियोलॉजी बहुत अच्छा था कि भाई मतलब यूएसए और यूएसएसआर को सेम लेवल पे लाना है। पर क्या हुआ? पर अब कम्युनिस्ट पार्टी को लगा ये रिफॉर्म्स क्यों लाए भाई, मतलब उनका तो बुकचैन सब उठ गया, मतलब ऐसा हो गया। तो ये रिफॉर्म्स क्यों लाए? जो चल रहा है चलने रहने दो यार, क्या चल रहा है ऐसा। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी भी बोली कि पावर से हटाओ गॉर्बेचोव को। तो अब क्या हुआ? अब आए अपने बोरिस येल्त्सिन। कौन आए? बोरिस येल्त्सिन आए, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन कब आए थे? बोरिस येल्त्सिन आए। बोरिस येल्त्सिन ने मतलब लोगों के थ्रू उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को तो हटाया ही और गॉर्बेचोव को लीडर बना दिया लोगों की मदद से, ठीक है। तो लोगों की मदद से बोरिस येल्त्सिन आए। बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया और कम्युनिस्ट पार्टी टोटली बैन हो गई। क्या हो गई? टोटली बैन हो गई। और उधर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना ही हमने पढ़ा था। मैंने बस आपको शॉर्ट में बताया। अगर आपको इसमें डिटेल लेक्चर देखना तो गो टू मीन्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो इसमें देख लो, ओके। क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, अभी मुझे और भी पढ़ाना है। अगर मैं वो पढ़ाने लग गई तो फिर आगे तो जा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो द अगस्त 1991 कॉप, द कम्युनिस्ट पार्टी hardliners attempt a coup against Gorbachev to stop his reforms. It failed, but it changed everything. मतलब ये अब कम्युनिस्ट, मैंने बताया था ना कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहते थे कि गॉर्बेचोव ये सारे जो रिफॉर्म्स लाए वो भी ले जाए, वो खुद चले जाए, पावर से हट जाए वो। पर वो लोग फेल हो गए ये सब करने में। क्योंकि अपना नेशनल हीरो हो गया था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन emerged as a national hero for opposing the coup. जो बोरिस येल्त्सिन था वो इमर्ज हुआ एज ए नेशनल हीरो अपोजिंग द कॉप को, कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज करने के लिए। पावर शिफ्ट, पावर बिगैन मूविंग फ्रॉम सेंटर टू द इंडिविजुअल रिपब्लिक। सब पावर जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी तो बैन हो गई टोटली, तो कम्युनिस्ट पार्टी से हटकर वो लोगों के पास आने लगी पावर, सेंटर से हटकर इंडिविजुअल रिपब्लिक होने लगी। Heroism. Yeltsin stand on a tank became the symbol of resistance. जो येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन है ना, वो टैंक पे खड़े होके बता रहे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे उन्होंने किया ये सब रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आते हैं हम दिसंबर 1991 कोलैप्स। फिर आता है दिसंबर 1991 दी कोलैप्स डिक्लेरेशन। जो अब क्या हुआ देखो, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। कि अब देखो, मैं ये दिख रहा है आपको मैप, दिख रहा होगा, आई थिंक तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मैप है ना, ये देख रहे हैं आप, यूरोप। तो ये जो इसको थोड़ा छोटा करूँ मैं, हाँ, ठीक है। तो ये जो यूरोप है ये दो पार्ट में बटा था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो इसने क्या किया? इसने सबसे पहले प्रोटेस्ट चालू किया, फिर जो यहाँ की थी ये इन्होंने भी, फिर रशिया ने भी प्रोटेस्ट चालू कर दिया, ठीक है। इन्होंने भी फिर प्रोटेस्ट चालू कर ही दिया। तो फिर देखो डिक्लेरेशन क्या हुआ कि रशिया, यूक्रेन, ये दिख रहा है आपको, ये रशिया, यूक्रेन और बेलारूस कहाँ गया? ये रहा, बीसी लग रहा है शायद, यही है, नहीं और है, ठीक है। तो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या किया? रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। तो रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड, मतलब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है और ये लोग रशिया, यूक्रेन और ये बेलारूस इंडिपेंडेंट बन चुके, मतलब रिपब्लिक बन चुके हैं। यूएसएसआर से इनको फ्रीडम मिल गई, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो थे वो ईस्ट यूरोप में थे। तो ईस्ट यूरोप में ये लोग ये देख रहे हो ना, रशिया,
क्या कर रही हूँ ये देख रहे हो ना कि ये रशिया और कहाँ गया, ये रहा यूक्रेन, कहाँ गया यूक्रेन, तुम तो देखा था यूक्रेन, ये यूक्रेन ही है, पता नहीं, ठीक है, ये यूक्रेन और ये सब यूरोप में है, ईस्ट यूरोप में, तो इसलिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट पहले चल किया और उनको रिपब्लिक मिल गई, ठीक है, ये इनको रिपब्लिक मिल गई, ठीक है। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ न्यू स्टेट्स। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अडॉप्ट हो गए एज दी मतलब न्यू स्टेट्स फॉर्म होने लगे। यूएसएसआर हट गया तो यूएसएसआर का नाम हटाकर क्या नाम रख दिया, रशिया, मतलब रशिया। अब देखते हुए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो CIS फॉर्मेशन कैसे हुआ, CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब जो ये रशिया, क्या बोलते हैं, बेलारस और यूक्रेन जो था, उसने क्या किया, ये रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने CIS बनाई, क्योंकि ये पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए थे, तो इसलिए इन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना दिया कि कुछ इमरजेंसी हो तो ये ग्रुप है, CIS बना दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दी। was created to keep former republics loosely connected, जो former रिपब्लिक्स है वो लूजली कनेक्टेड हो, किसी ना किसी तरह से वो कनेक्टेड हो, इसलिए उन्होंने CIS फॉर्मेशन बनाई। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद CIS फॉर्मेशन के बाद जब इन्होंने CIS फॉर्मेशन बनाई, क्योंकि उन्हें पहले रिपब्लिक मिली थी, तो मतलब वहाँ मिली थी, तो इन्होंने पहले CIS बनाई, फिर एशियन कंट्रीज बाद में आके उसमें जुड़ गए, ठीक है, अंडरस्टूड। Now let's move on to the Russia, the successor state. अब देखो, UNC inherited the USSR। अब USSR तो खत्म हो गया, तो जो सारी चीज़ें रशिया में होती थी, तो इसलिए रशिया को एक सक्सेसर स्टेट बना दिया। मतलब जो भी USA के साथ जो भी क्या बोलते हैं उसको, साइन हुआ, पेटिशन साइन हुआ है, या क्या बोलते हैं, डील्स हुई या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो अब रशिया देखेगी, जो भी लोन लिया है वो रशिया देखेगी। तो UN सीट इनहेरिटेड द USSR परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, और USSR के एक परमानेंट सीट थी सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो भी किसने ले ली, रशिया ने ले ली, ठीक है। न्यूक्लियर पावर बिकेम द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट ऑफ द फॉर्मर यूनियन, तो रशिया ही न्यूक्लियर पावर देखती थी, सब वही है, क्योंकि USSR तो चला गया। इंटरनेशनल रोल क्या है, एक्सेप्टेड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, ट्रीटीज मैं भूल रही थी, एंड लाइबिलिटीज ऑफ द USSR, जो भी लाइबिलिटीज थी और जो भी ट्रीटीज जिसने साइन की थी USSR, वो सब अब रशिया देख रही है, ठीक है, रशिया संभालेगी, अंडरस्टूड। ना वाई डिड द USSR डिसइंटीग्रेट, ये आपकी ये बुक में ही है, वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, 6 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो इंटरनेशनल वीकनेस, फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ड्यू टू करप्ट एंड स्टैग्नेंट इंस्टीट्यूशंस। अब कि करप्शन तो होता ही है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी तो भाई ऐसे आराम से बैठी थी, क्या मज़े आ रहे हैं, उनको खाना पीना तो सब मिल रहा था, तो वो ऐसे आराम से, तो करप्शन चल रहा है, चलने दो यार, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन बाद घर चल जाएंगे, हाँ, गवर्नमेंट भी यूज्ड टू हो गई थी उस प्रोटेस्ट के, तो इसलिए ये हुआ, ठीक है। तो इंटरनल वीकनेस, फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ड्यू टू करप्ट एंड स्टैग्नेंट इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हुआ, heavy resources diverted to nuclear arsenal and satellite states। सैटेलाइट स्टेट्स मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, सैटेलाइट स्टेट्स क्या होता है, तो सैटेलाइट स्टेट्स हम उन्हें बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, जो एक दो स्टेट उससे गवर्न होते हैं, नेशन से नहीं, 1-2 गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, उनको सैटेलाइट, मतलब ये समझ कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से थे, बेलारूस, यूक्रेन और मतलब वेस्ट यूरोप के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, ठीक है, ये सैटेलाइट स्टेट्स है। तो पॉलिटिकल बर्डन क्या था, तो कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेसी वॉज स्लो एंड करप्ट, ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट थी, और
हाँ, डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की वजह से। नेगेटिव क्या थी? ऑथोरिटेरियन ब्यूरोक्रेट्स, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ स्पीच, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मोस्ट रिफॉर्म्स वांटेड, मोस्ट इंस्टीट्यूशंस वांटेड रिफॉर्म्स, और ये सब नहीं हो रहा था, तो इसलिए करप्ट थी, तो इसलिए पॉलिटिकल बर्डन आया। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेसी वॉज स्लो एंड करप्ट। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इसके कारण डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अगर ये नेगेटिव चीज़ें नहीं होती तो डिसइंटीग्रेशन भी नहीं होता, ठीक है। पर इट्स मीन्स ये है कि आप में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, मेरे में भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तो ये, हाँ, ये है। तो अवेयरनेस, पीपल सॉ द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट एंड रियलाइज देयर सिस्टम वॉज लैगिंग। अब जो वेस्ट ईस्ट यूरोप थे, तो वो वेस्ट के बहुत करीब थे, तो वो देख लेते कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रहा है, ये मतलब इनके पास हाई फाई टेक्नोलॉजीज़ है और ये सब है, और हमारे पास, हम तो लैग कर रहे हैं, पीछे बिहाइंड है, हम लोग बहुत पीछे हैं, तो इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। नेशनलिज्म, डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी इन रिपब्लिक, लाइक अब ये लोग डिज़ायर करने, अब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने पहले ही प्रोटेस्ट कर दिया क्योंकि ये लोग वेस्ट के पास थे, तो वेस्ट इन्होंने देखा कि कितना आगे जा रहे हैं, कितना एडवांसमेंट हो रहा है यूएसए में, और हमारे में हम तो पीछे बैकवर्ड हो रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और ये लोग ये भी चाहते थे कि जैसे तो इन्होंने देखा देखी, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के देखा देखी भी प्रोटेस्ट करना चालू किया कि हमें अब कैपिटलिस्ट चाहिए, हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी इन रिपब्लिक्स लाइक रशिया, यूक्रेन एंड द बेलारूस, ठीक है, बाल्टिक्स वॉज द इमीडिएट कॉज। ये इमीडिएट कॉज था, ठीक है, कि जो देखो अब इसमें लिखा है बाल्टिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लाटविया एंड लुथेनिया। तो आई नो आप लोग पूछोगे बाल्टिक रिपब्लिक्स क्या होता है। बाल्टिक रिपब्लिक्स यही होता है कि एक बाल्टिक सी है, उसके पास ये इस्टोनिया, लाटविया और लुथेविया है, तो इसलिए इनको बाल्टिक रिपब्लिक बोला गया, बाल्टिक सी के पास है ना, इसलिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये 6 मार्क्स में आ सकता है। अब इसमें ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 है, इसमें आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, बाल्टिक रिपब्लिक्स में बाल्टिक रिपब्लिक्स जोड़ सकते हो कि बाल्टिक रिपब्लिक्स में इस्टोनिया, लाटविया एंड लुथेनिया है, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स प्रूव्ड टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज। ये इमीडिएट कॉज बने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ। अगर वेस्ट ईस्ट के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते तो डिसइंटीग्रेशन होता भी नहीं, लोग जैसे जी रहे थे वैसे। हाँ, डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था, देखो डिसइंटीग्रेशन होना था, पर थोड़ा लेट हो जाता, ठीक है, अगर ये लोग जल्दी ना करते प्रोटेस्ट। द साइकोलॉजिकल शॉक, क्या था साइकोलॉजिकल शॉक? Citizens realized the West was not just different, it was thriving while they were stagnant. जो यूएसएसआर था वो स्टैगनेंट था, वो पीछे जा रहा था, और वो देख रहे थे कि जो वेस्ट है वो इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स जो ने उन्होंने रियलाइज़ किया कि वेस्ट में बहुत सारी एडवांसमेंट सब हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, ठीक है, वेस्ट ईस्ट यूरोप ने पहले। तो सिटीजन रियलाइज द वेस्ट वॉज नॉट जस्ट डिफरेंट, इट वॉज थ्राइविंग वाइल दे वर स्टैग्नेंट, ठीक है। फॉर डिकेड्स द स्टेट टोल्ड पीपल द सोवियत सिस्टम वॉज सुपीरियर। लोग स्टेट ने, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रुक जाओ, सोवियत सिस्टम सुपीरियर है। वंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेस्ट ट्रिकल्ड, अब उनके दिमाग में एक बार घुस गई कि भाई वेस्ट आगे जा रहा है और हम पीछे लैग कर रहे हैं, भाई हमें नहीं रहना यूएसएसआर में, हम तो जा रहे हैं छोड़कर। तो एक बार लोगों के दिमाग में घुस गया ना, तो वो घुस जाता है। द कॉन्ट्रास्ट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स लेड टू अ मैसिव लॉस ऑफ फेथ इन कम्युनिज्म। अब उन्होंने मैसिव लॉस कर दिया, मतलब फेथ, ट्रस्ट, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने सब उड़ा दिया था, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से बैन हो गई, लोगों का ट्रस्ट ही गायब कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े तो अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखो अब अगर मैं आपको समझो, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बुक में लिखी जिसमें नहीं लिखी,
One view is that nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history. The Soviet Union and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is a what if history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. इस पढ़ लूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी. Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. However, as things turned out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part. In Russia, Baltic areas as well as Ukraine and Georgia, ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. अब देखो इसमें क्या है कि इसमें मैंने जो पढ़ा, ये आपकी बुक में ही लिखा है, बुक में से ही पढ़ा है मैंने. तो ये इसमें लिखा है कि अगर गोरबच्चव रिफॉर्म्स नहीं लाते तो शायद ये हो जाता कि डिसइंटीग्रेशन पोस्टपोन हो जाता है. जो डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ है, स्पीड अप होकर 1991 में हुआ है, वो शायद 2000 में होता, 2001 में होता, 2010 में होता, पर वो 1991 में नहीं होता. ये बिकॉज कि गोरबच्चव रिफॉर्म्स लाए, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ना आ जाए. ठीक है, तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट फेथ सब उठ चुका था. तो इसलिए इसमें यही बोला है कि गोरबच्चव रिफॉर्म्स लाए तभी प्रोटेस्ट हुआ और डिसइंटीग्रेशन तब स्पीड अप हुआ. डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ. अगर गोरबच्चव रिफॉर्म्स नहीं आते तो ये पोस्टपोन हो जाता. 1991 से या तो 2000 पे हो जाता या 2001, पर डिसइंटीग्रेशन होना ही था. ठीक है, इतना क्लियर है. अंडरस्टूड? ये जो इतना मैंने पढ़ा है इतना क्लियर है, पक्का क्लियर? ओके. नाउ अब ये मैंने आपको कॉजेस बताया. अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस. कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उनके इम्पैक्ट, उसका जो चीज़ है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि क्या हुआ. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उस जो रिफॉर्म्स लाए या जो भी चीज़ें हुई उसका कंट्री पे इम्पैक्ट क्या पड़ा. कॉजेस मतलब कि क्या कॉजेस है, क्या कॉजेस है, क्या चीज़ें हैं. क्या देखो, कॉजेस से ही इम्पैक्ट होगा. गोरबच्चव रिफॉर्म्स लाए, ये सब हुआ, ये कॉजेस है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा इस चीज़ पे, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा इस चीज़ से, उसको कॉन्सिक्वेंस बोलता है. कॉन्सिक्वेंस इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन से वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा. कॉन्सिक्वेंसेस हम उसे बोलते हैं जिससे डिसइंटीग्रेशन से वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसे कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं. और कॉजेस मतलब डिसइंटीग्रेशन से क्या कॉज हुए, क्या जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, किस पर, कंट्री पे. ठीक है, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस और क्या हुआ वो कॉन्सिक्वेंसेस. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब क्या हुआ, एंड हो गया कोल्ड वॉर का, एंड ऑफ कोल्ड वॉर. आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंडेड. जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में जो आइडियोलॉजीज का वॉर था ना, किसका वॉर, आइडियोलॉजीज, कोल्ड वॉर चल रहा था, वो एंड हो गया. यूनिपोलर वर्ल्ड, द यूएसए इमर्ज्ड एज द सोल ग्लोबल सुपर पावर. अब सिर्फ
अब यूएसएसआर तो ख़त्म हो गया, तो यूएसए ही निकल के आया एक सोल सुपर पावर, एक अकेला सुपर पावर, दैट इज़ यूएसए। तभी हम बोलते हैं यूएसए सबकी जड़ है, ठीक है। तो न्यू स्टेट्स इमर्जेंस ऑफ 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो हमने पढ़ा था ना पहले, 15 न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वहाँ से इमर्ज हुई थी। फाइनेंशियल शिफ्ट, आईएमएफ, जो हमने इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक बिकेम पावरफुल, और वो किसके बिहाफ में आ गए, वो कैपिटलिस्ट के बिहाफ में आ गए। अगर कोई सोशलिस्ट वाला बोलता है कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या कंडीशन रखता है कि भाई पहले कैपिटलिस्ट को लाओ तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू पोस्ट सोवियत इकोनॉमीज। Okay, what is superpower? A sovereign state, a sovereign state that holds a dominant position categorized by the ability to exert influence and project power on a global scale. This is done through the combined means of economic, military, technological, political, and cultural strength, as well as diplomatic and soft power influence. ठीक है, the list of nations who historically have met the definition, that is USA, ठीक है, क्योंकि यूएसए ही एक सुपर पावर अब बन गया, सोल ग्लोबल सुपर पावर। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट में क्या हुआ, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस डिक्टेटेड the transition of former communist states into capitalist economies. This process was known as shock therapy. मतलब इससे शॉक लगा ना कि भाई जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने ये बोला कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बताया डिक्टेटेड द ट्रांजिशन ऑफ जो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स थी उनका ट्रांजिशन हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में उनका ट्रांजिशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ना शॉक थेरेपी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे शॉक थेरेपी। कैपिटलिज्म गेन्ड ग्लोबल डोमिनेंस, अब उस समय यूएसए जीत गया तो कैपिटलिज्म को और भी डोमिनेंस मिली, क्योंकि यूएसए तो कैपिटलिज्म पे ही चल रहा था ना, तो इसलिए उसको और डोमिनेंस मिली, क्योंकि यूएसएसआर हार गया, मतलब जो सोशलिस्ट था, जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वो हार गई, इसलिए कैपिटलिज्म को और वो मिली। तो capitalism gained global dominance as the only alternative to state-controlled socialism. Understood? Now let's move on. Okay. So knowledge check MCQs. So only this much for today. आगे का जो भी है मैं आई थिंक सो है, बच्चा है ना थोड़ा, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक सो। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो नॉलेज चेक MCQs में अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, तो 1917 सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, जो 1917 सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था वो कब टुक प्लेस किया, रशिया में। कब, कहाँ, रशिया में। ओके, आंसर्स हटा दूँ मैं। हु वॉज द हीरो ऑफ द रेजिस्टेंस इन 1991, दैट इज बोरिस येल्सिन। विच रिपब्लिक वॉज द फर्स्ट टू डिमांड इंडिपेंडेंस, क्या कौन सी रिपब्लिक थी कि फर्स्टली टू डिमांड, पहले डिमांड की थी इंडिपेंडेंस, दैट इज लुथियाना, मतलब बाल्टिक रिपब्लिक्स, बाल्टिक स्टेट्स। द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर इज द यूएन इज, जो सक्सेसर स्टेट है यूएसएसआर का वो कौन है, रशिया। ओके, ठीक है, जो बच्चा है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि आई थिंक सो क्लास बहुत लंबी खिंच गई है, मीन्स, तो इसलिए आप लोग थोड़ा घबराओगे, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से ही शुरू करूँगी, पहले इसका रिवीजन या इसको ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, फिर आगे बढ़ूँगी, डोंट वरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लो आप, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन, 2 मार्क्स। 4 मार्क्स में डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिखाइल गोरबच्चव का रोल बताना कि कैसे उन्होंने यूएसएसआर को गिराया। 4 मार्क्स, मतलब उन्होंने नहीं गिराया, वो तो चाहते थे कि कुछ अच्छा हो, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया। 4 मार्क्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS का क्या सिग्निफिकेंस था, वो मैंने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं, बताया भी है, तो उसको भी देख लेना।
6 मार्क्स में 6 मार्क्स में द सोवियत सिस्टम वॉज स्ट्रॉन्ग, सोवियत सिस्टम था स्ट्रॉन्ग पर वो कोलैप्स हो गया। तो इस लाइन को एनालाइज करना, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस, ये इस लाइन की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस बताना, इसका नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये सब बताना 6 मार्क्स के अंदर ये सब आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चंस, feel free to ask your doubts in the comment below and don't forget to like, share and subscribe my channel for more updates of MP board. Master your class 12 boards with our complete series. So master your class 12 boards with our complete series and stay smiling, stay happy, खेलते रहो, कूदते रहो, मस्ती करते रहो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। So bye bye everyone, love you all, bye bye, love you, bye bye, bye.